गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 21 जुलाई, तो डिस्कस करेंगे 21 जुलाई के करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ अपनी क्लास को, और देखते हैं क्या है हमारे पास। और उसके पहले मॉर्निंग का थॉट देखते हैं कि क्या है, और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके। सुभाष चंद्र बोस जी को याद करेंगे, और उनका जो थॉट है कि जो मनुष्य दूसरों के व्यवहार से ऊबकर क्षण प्रतिक्षण अपने मन बदलते रहते हैं वे दुर्बल हैं, उनमें आत्मबल नहीं है। यानी कि वो इस कथन के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ सोच रखा है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, और आपको लगता है कि आप उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति उस काम के लिए कि कोई भी विचार रखता हो, कुछ भी बोलता हो, कुछ भी कहता हो, उसका फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो चलिए सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं और उनकी इस विचारधारा को अपनाने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, और इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो सुझाव हैं और आपका जो लाइक है वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, और आपका जो भी सुझाव है वो ज़रूर लिखा करिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नेशनल जंक फूड डे के बारे में। ठीक है, तो 31 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? नेशनल जंक फूड डे मनाते हैं हर साल। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जंक फूड, स्पेशली जो जंक फूड होता है उसका मतलब ये होता है कि ऐसा फूड, ऐसा खाने का पदार्थ जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी, और कि जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होंगी और पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी। तो ये जो वर्ड है वो सबसे पहले जंक फूड नाम का जो ये जो शब्द है, ये सबसे पहले कब आया था दुनिया में? तो 1951 में आया था, और ऑफिशियली इसको 1972 में बताया गया था। अमेरिका के एक पोषण वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एक अमेरिका के पोषण वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकल एफ जैकबसन। क्या नाम था? माइकल एफ जैकबसन। इनके द्वारा पहली बार 1972 में इसकी परिभाषा भी बताई गई थी, और जो ये वर्ड है इसको वर्ल्ड लेवल पर यानी वैश्विक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाने लगा था। तो हम 31 जुलाई को क्या मनाते हैं? नेशनल जंक फूड डे मनाते हैं। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, कोरिया में, कहाँ पर? कोरिया में, दक्षिण कोरिया में। कोरिया उत्तरी कोरिया भी है, दक्षिण कोरिया भी है। तो दक्षिणी कोरिया में कोरिया ओपन 2023 ऑर्गेनाइज किया गया है। और कब से लेकर कब तक किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि 18 जुलाई से लेकर ये 23 जुलाई तक चलेगा। 18 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। इसमें हम भारत के एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने सबसे तेज हिट लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखिएगा, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। क्योंकि गिनीज वर्ल्ड जो बुक है उसमें इनका जो रिकॉर्ड है उसमें इनका नाम दर्ज किया गया है, इस रिकॉर्ड को दर्ज किया गया है। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनका नाम है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। इन्होंने सबसे तेज बैडमिंटन में हिट लगाया है, और इन्होंने 10 साल पहले का यानी एक दशक पहले जो 493 किलोमीटर प्रति घंटे का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा है, और 565 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो स्मैश है, जो हिट है, वो लगाया है बैडमिंटन से। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके। अच्छा, साथ साथ में अब चूंकि पुरुषों के बारे में हमने बात कर ली तो महिलाओं के बारे में भी बात कर लेंगे। तो देखिए, मलेशिया की टैन पर्ली है। कौन है? मलेशिया की टैन पर्ली है। इन्होंने 438 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ सबसे तेज बैडमिंटन हिट लगाया था, और जिसकी वजह से इनका भी गिनीज जो विश्व रिकॉर्ड है उसमें नाम दर्ज किया गया है। तो हम नाम याद रखेंगे, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का। ओके, क्लियर। अच्छा, कोरियाई ओपन 2023 कहाँ पर हो रहा है? तो साउथ कोरिया में हो रहा है। 18 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, 23 जुलाई तक चलेगा। और कहाँ पर हो रहा है, किस प्लेस पे हो रहा है साउथ कोरिया के? तो ये ओशू में हो रहा है। क्लियर। दक्षिण कोरिया के बारे में बात करेंगे तो देखो, जब आप एशिया का मैप देखोगे तो आपको यहाँ पर नॉर्थ कोरिया दिख रहा है, आपको साउथ कोरिया दिख रहा है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? तो सियोल इसकी राजधानी है। प्रधानमंत्री कौन है? तो हॉन डक सू है। राष्ट्रपति यू सुक एओल है। और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कोरियाई लैंग्वेज बोली जाती है। क्लियर। देखिए, अब हम बात करेंगे एनी अवार्ड के बारे में। ठीक है, जो एनी अवार्ड है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इटली के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। कि 3 कैटेगरी में प्रदान किया जाता है एनी अवार्ड।
अब जो 3 कैटेगरी है उसमें से एक जो कैटेगरी है वो एनर्जी और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, जो कोई अगर कोई साइंटिस्ट कोई रिसर्च करता है तो उस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो एनी अवार्ड है ये दिया जा रहा है आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है थलप्पिल प्रदीप इनको। ठीक है, साथ में मैं आपको बता दूं कि जो ये एनी अवार्ड है इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 2007 में करी गई थी। ये एक विश्व स्तर का एक मान्यता प्राप्त सम्मान है, प्रेस्टिजियस एक अवार्ड है, हर साल प्रदान किया जाता है। अच्छा, प्रोफेसर प्रदीप को ये क्यों प्रदान किया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने नैनो स्केल सामग्री का उपयोग किया है, और इस सामग्री का उपयोग करके इन्होंने क्या किया है, जो जल के अंदर जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो विषाक्त प्रदूषक होते हैं, उनको हटाने का काम किया है इस नैनो स्केल सामग्री के माध्यम से। इसका मतलब ये है कि इन्होंने वाटर के अंदर जो टॉक्सिक पॉल्यूएंट्स होते हैं ना, प्रदूषक होते हैं, उनको रिमूव करने का काम किया है अपने सस्टेनेबल मटेरियल के द्वारा। ओके, अब इससे क्या होगा, इससे भारत के लगभग 1.3 मिलियन लोगों को फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आरओ की कोई व्यवस्था नहीं है, वो फिल्टर यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग जो भी डायरेक्ट पानी आता है उसको यूज करते हैं। तो इनके इस खोज से जो जनता है उसको फायदा होगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड है ये इटली के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ओके, क्लियर। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एनी अवार्ड है ये 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। एक है एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी फ्रंटियर्स और उन्नत पर्यावरण समाधान। तो जो उन्नत पर्यावरण समाधान है उसमें तो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलप्पिल को प्रदीप को दिया जा रहा है। अब जो फर्स्ट श्रेणी है यानी कि जो एनर्जी ट्रांजिशन है, इसके लिए किसे दिया जा रहा है, तो इसके लिए दिया जा रहा है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के हु यू हुआंग और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के ही जेफरी आर लॉन्ग को सम्मानित किया जा रहा है। और साथ में ही एनर्जी फ्रंटियर्स के लिए दिया जा रहा है किसको, लिवरपूल विश्वविद्यालय जो यूनाइटेड किंगडम का है, उसके प्रोफेसर हैं जिनका नाम है मैथ्यू रोसेंस्की, उनको। क्लियर, बात समझ में आ गई। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो ये एनी कंपनी है ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इटली के रोम में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। स्पेशली ये एनर्जी के फील्ड में काम करने वाले लोगों को, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को अवार्ड प्रदान करती है। ठीक है, तो हमने बात कर ली प्रेस्टिजियस एनी अवार्ड के बारे में, जिसको 3 कैटेगरी में प्रोवाइड करवाया जाता है या दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार। ठीक है, देखो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट जो पुरस्कार है वो दिया गया है इस बार की भारतीय मूल की एक बच्ची है, स्कूली छात्रा है, 7 साल की उम्र है, अ, उसको दिया गया है, जिसका नाम है मोक्ष राय। क्या नाम है, मोक्ष राय। अच्छा देखिए, पॉइंट ऑफ लाइट जो अवार्ड है वो स्पेशली ऐसे लोगों को दिया जाता है जो सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं, वॉलेंटियर यानी कि अपने मन से काम करते हैं सोसाइटी के भलाई के लिए, अपने समुदाय के लिए और दूसरे समुदाय के लिए। साथ में ही ये जो अवार्ड दिया गया है इन्हें, पॉइंट ऑफ लाइट जो प्राइज दी गई है, किस चीज़ के लिए दिया गया, इन्होंने क्या काम करा है, तो ये 3 साल की उम्र से ही माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ काम कर रही हैं, और संयुक्त राष्ट्र स्थिरता पहल के साथ ये जुड़ी हुई हैं, उसको बढ़ावा देने का काम कर रही हैं, लोगों को अवेयर करने का काम कर रही हैं, जिनका नाम है मोक्ष राय। भारतीय मूल की है, उम्र में सिर्फ 7 साल की हैं, और 3 साल से ही इन्होंने ये अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। स्पेशली जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो स्पेशली ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने बात कर ली पॉइंट ऑफ लाइट जो अवार्ड दिया गया है मोक्ष राय को, उसके बारे में। देखिए, पॉइंट ऑफ लाइट जो अवार्ड है इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 2010 में। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरन, उनके द्वारा। ठीक है। अच्छा, ये जो अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है। और साथ में आपको बता दूं कि इस अवार्ड के जब ये अवार्ड दिया जाता है तो इसमें एक सर्टिफिकेट होता है और एक पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार का की एक प्रति होती है, एक फ्रेम किया हुआ एक प्रति होता है। ठीक है। अच्छा, ये क्यों दिया जाता है, तो स्पेशली ये स्वयं सेवा के माध्यम से समुदाय के विकास के लिए, कम्युनिटी के विकास के लिए जो काम लोग करते हैं
उनके काम को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है ना। यानी अपने मन से सेवा करते हैं, उनको उनको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो हमने बात कर ली पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के बारे में। क्लियर, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के रूप में नियुक्त किए गए हैं राकेश पाल, यानी भारत के 25th डायरेक्टर जनरल होंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के। कौन? राकेश पाल होंगे। ठीक है। अच्छा, राकेश पाल जी के बारे में बात करा जाए तो इन्होंने जनवरी 1989 में, जनवरी 1989 में इन्होंने भारतीय तटरक्षक बल को ज्वाइन करा था। और इनको, इनकी जो शानदार सेवाएं हैं, इनकी जो शानदार सेवा है उसके लिए इनको 2013 में तटरक्षक पदक और 2018 में इनको राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल दिया जा चुका है। क्लियर, बात समझ में आ गई है ना। तो हमने बात कर ली राकेश पाल के बारे में, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के 25th नंबर के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं और इनको 2013 में तटरक्षक मेडल और प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल 2018 में मिल चुका है। इनका जो शानदार इनकी सर्विस रही है उसके लिए। ओके, क्लियर। देखिए यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं इन्वेस्ट इंडिया के बारे में। ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है निवृत्ति राय को। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं निवृत्ति राय जी की है और ये इनको इन्वेस्ट इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगी? तो ये मनमीत के नंदा की जगह लेंगी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि 7 सालों से ये इंटेल इंडिया का नेतृत्व कर रही हैं। बहुत ही बखूबी इनका जो नेतृत्व रहा है उसमें जो इंटेल इंडिया है काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? निवृत्ति राय को। ओके, क्लियर। अच्छा, ये क्या काम करेंगी? तो ये वैश्विक व्यापार और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगी, यानी कि ग्लोबल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के रूप में काम करेंगे निवृत्ति राय। क्लियर, बात समझ में आ गई। आइए इन्वेस्ट इंडिया के बारे में बात करें। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इन्वेस्ट इंडिया यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है ना। इन्वेस्ट इंडिया को हम कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पूरे भारत में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 2009 में। और इस समय इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश कुमार सिंह इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर। तो हमने बात कर ली इन्वेस्ट इंडिया के बारे में, जिसको जिसको स्टैब्लिश कब करा गया था? तो 2009 में जिसको स्टैब्लिश करा गया था। आइए नेक्स्ट बात करते हैं टाटा समूह के बारे में। टाटा समूह अपनी जो एक ब्रांच है, अपनी कंपनी की जो एक ब्रांच है, कहाँ पर खोलने जा रही है? तो ब्रिटेन में खोलने जा रही है ना। यूनाइटेड किंगडम में खोलने जा रही है और वहां पर अपनी ब्रांच में ये क्या बनाएगी? तो कार में जो बैटरी इस्तेमाल करी जाती है वो बैटरी बनाने का काम करेगी। और इसके लिए 19 जुलाई को बैटरी बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम में 4 अरब पाउंड यानी कि 42,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक कारखाना बनाया जाएगा, एक कंपनी बनाई जाएगी टाटा समूह के द्वारा। और ऐसी घोषणा करी गई है 19 जुलाई को। और साथ में मैं बता दूं कि ये जो कंपनी होगी ये यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी कंपनी होगी और टाटा समूह की भारत के बाहर पहली कंपनी होगी जो स्पेशली गाड़ियों में जो बैटरी लगती है वो बैटरी बनाने का काम करेगी। इसमें आप देखेंगे तो जैगुआर, लैंड रोवर के साथ साथ में दूसरी जो अन्य कंपनियां हैं उसकी भी बैटरी बनाने का काम किया जाएगा और जिससे कि जो इलेक्ट्रिकल वाहन है पूरी दुनिया में उसको बढ़ाने का मौका मिलेगा। बात समझ में आ गई? देखो, अच्छा, साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि 40 गीगावाट घंटे की यह गीगा फैक्ट्री यूरोप में सबसे बड़ी होगी और भारत के बाहर टाटा का पहला कारखाना होगा। यानी कि ये 40 गीगावाट घंटे की गीगा फैक्ट्री होगी, है ना। और कहाँ पर होगी? तो ये इंग्लैंड में जो समरसेट का ब्रिज वाटर क्षेत्र है वहां पर इसको बनाया जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड में समरसेट के ब्रिज वाटर क्षेत्र में इस कारखाने को बनाया जाएगा। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो हमने बात कर ली यूके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए ये जो कंपनी होगी, आप देख सकते हैं कि उसके लिए एक कहते हैं ना कि एक संजीवनी का काम करेगा और वहाँ के लगभग
हजारों लोगों को, हजारों युवाओं को नौकरी देने का भी काम करेगा टाटा समूह का की जो ये कंपनी है इसके द्वारा। ओके, अच्छा आओ नेक्स्ट बात करते हैं। इटली की राजधानी क्या है? रोम। ठीक है, तो रोम में 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक क्या हो रहा है? 19th सेशन हो रहा है किस चीज का? तो जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर का, यानी जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर का जो 19th नंबर का सेशन है वो कहाँ पर हो रहा है? तो 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक हो रहा है इटली के रोम में। और कहाँ पर? तो जो रोम का खाद्य और कृषि संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है, वहां पर हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, साथ में जो इटली के FAO है उसका उसका जो महानिदेशक है या डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? तो वो है क्यू डोंगियो। कौन है? क्यू डोंगियो। क्लियर? अच्छा देखिए, जो जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है ये स्पेशली किन चीज़ों के ऊपर काम करता है ये हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसकी स्थापना कब करी गई थी। तो इसकी स्थापना करी गई थी 1983 में। कब करी गई थी? 1983 में इसकी स्थापना करी गई थी। प्रेजेंट टाइम में 179 जो कंट्रीज है इसके सदस्य देश हैं, है ना। और इन कंट्रीज के जो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इस एजेंसी से, इस संगठन से जुड़े हुए हैं। स्पेशली ये क्या काम करती है? स्पेशली जो ये आनुवांशिक संसाधन है कृषि के लिए, है ना, जो एग्रीकल्चर के लिए जो आनुवांशिक संसाधन है उसको उपलब्ध कराने का काम करती है। अच्छा, आनुवांशिक यानी जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर इस शब्द का क्या मतलब है? तो ये जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इस शब्द का ये मतलब है कि जो जैसे जैव विविधता से रिलेटेड, जैव विविधता में हर तरीके के पेड़ पौधे आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, तो वो उनका जो जेनेटिक रिसोर्स है उसको कायम रखना, उसको बनाए रखना और उसकी जो उपलब्धता है वो पूरी दुनिया में लोगों को मिल सके। यानी अलग अलग तरीके के आप पेड़ देखते हैं, पौधे देखते हैं, जीव देखते हैं, जंतु देखते हैं, तो जिस तरीके की भी ज़रूरत है लोगों को मिल सके, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। किसके द्वारा? तो जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा। क्लियर? बात समझ में आ गई। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। ओके, तो हमने बात कर ली CGRFA के बारे में। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ITPGRFA के बारे में। ITPGRFA क्या है? तो एक संधि है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। सबसे पहले हम सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक संगठन है जिसको हम कहते हैं खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, तो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय संधि करी गई थी 3 नवंबर 2001 को। अच्छा, अब ये बात आती है कि संधि किस चीज़ के ऊपर करी गई थी। तो ये संधि करी गई थी पादप आनुवांशिक संसाधनों के ऊपर। पादप यानी कि पेड़ पौधों की जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर। हम सबको अच्छे से पता है कि हम संकर बीजों का प्रयोग करते हैं खेती को बढ़ाने के लिए, लेकिन हम सबको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए कि संकर बीजों के प्रयोग से जो पेड़ पौधे उगते हैं, जो फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, उसमें वो पौष्टिकता नहीं होती जो ओरिजिनल जेनेटिक पेड़ पौधों में और सब्जियों में हमें देखने को मिलती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कृषि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधि करी गई थी 3 नवंबर 2001 को। ठीक है, अच्छा अब इससे क्या होगा? इससे जो फसल की विविधता है, इस संधि के माध्यम से जो फसल की विविधता है उसको बनाए रखा जाएगा, लोगों तक पौष्टिक चीजें पहुंचेंगी और लोगों तक जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वो पहुंच पाएंगे। तो इन सबको सुनिश्चित करने के लिए ये संधि करी गई थी जिसका नाम है ITPGRFA। ओके, क्लियर? आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो देखो ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की बैठक हुई है कहाँ पर? चीन के हैनान प्रांत के हाई कोउ में। कहाँ पर? चीन का हैनान प्रांत है वहाँ के हाई कोउ में। कब से कब तक हुई है? तो 7 से 9 जुलाई तक हुई है। ठीक है, अब ये थोड़ा समझा देती हूँ। देखो ये आप देख रहे हैं एक बंदर है, इस बंदर की प्रजाति को कहते हैं हुलाल गिब्बन। क्या कहते हैं? हुलाल गिब्बन। आपको मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी बंदर हैं
वो सारे जो हुलॉक गिब्बन है उसी की लगभग 20 प्रजातियां हैं जो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। तो इन प्रजातियों को, हुलाक गिब्बन की प्रजातियों को बचाने के लिए ही चाइना में ये सम्मेलन हुआ था 7 से 9 जुलाई तक, चाइना के हैनान प्रांत के हाई पोउ में। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हुलाक गिब्बन है, इसकी सबसे ज्यादा जो संख्या है वो भारत में पाई जाती है। ये कहा जाता है कि जो हुलाक गिब्बन है इसका एक तरीके से भारत घर है। और यहाँ पर इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक को वेस्टर्न हुलाक गिब्बन कहते हैं और दूसरे को कहते हैं ईस्टर्न हुलाक गिब्बन। स्पेशली जो ब्रह्मपुत्र का दक्षिणी हिस्सा है और जो दिहांग नदी है, दिहांग नदी का जो पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है, वहां पर आपको ये जो हुलाक गिब्बन है ये देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो वानर है, ये कहा जाता है कि ये छोटे हैं पर तेज है, इनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, यानी कि बहुत तेज बुद्धि के हैं, पारिवारिक बंधन के साथ रहते हैं। और कहा जाता है कि लगभग इनको इनको गाने का बहुत शौक है, यानी कि ये गायन का प्रदर्शन करते हैं। तो और साथ में मैं आपको बता दूं कि इस समय अगर ये इन बानरों की स्थिति के बारे में देखा जाए, भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा जाए कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो स्पेशली हमारे एशिया का जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है, पूर्वोत्तर भारत है, ठीक है, और दक्षिणी पश्चिमी चाइना है, वहां पर ये अधिकतर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई? अच्छा, देखो इनके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो देखो जो हुलाक गिब्बन है, ये देखा गया कि इनकी जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। जो लाल सूची हमें हम सबको अच्छे से पता है कि जो IUCN की लाल सूची है, उसमें उन प्रजातियों को, उन पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है जिनकी जिनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, जिनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है धरती से। तो इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए सम्मेलन किए जाते हैं, इनकी प्रजाति को बचाए रखने के लिए जो भी आवश्यक पॉलिसीज हैं बनाई जाती हैं और उस पर काम किया जाता है। तो ये लाल सूची में शामिल किए गए हैं। तो इनके संरक्षण को ही ध्यान में रखते हुए ये जो सम्मेलन है ये किया गया है ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क के रूप में। कहाँ पर? चाइना में, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि 2022 में चीन के हाईपो में स्थापित किया गया था ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि ये जो वानरों की प्रजाति है उसको किस तरीके से संरक्षित किया जा सके, बचाया जा सके। तो हमने बात कर ली ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क के बारे में। ओके, देखो अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑफिस है ना, वो अमेरिका का जो सुरक्षा विभाग है वहां का पेंटागन जो ऑफिस है वो कहा जाता था। लेकिन अब भारत का जो सूरत में बना है, भारत का जो सूरत डायमंड बोर्स बना है, अब वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस हो जाएगा। सूरत का मतलब गुजरात में बना है ये। डायमंड बोर्स है, यानी कि यहाँ पर डायमंड से रिलेटेड काम किया जाएगा। हीरा उद्योग को समर्पित है ये कार्यालय। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत का जो सूरत है वहाँ पर लगभग पूरी दुनिया का 90% हीरे का जो तराशना है, हीरे से रिलेटेड जो काम है, वो सारा गुजरात के सूरत में किया जाता है ना। और आप देखेंगे कि अब इस ऑफिस में सबसे ज़्यादा जो बड़ा ऑफिस बन गया है सूरत डायमंड बोर्स, इसका उद्घाटन किया जाएगा 21 नवंबर को 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है और उद्घाटन के बाद यहाँ पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इससे लगभग भारत में लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ये इस परिसर को बनाने में ये जो सूरत का डायमंड बोर्स बनाया गया है, इसको बनाने में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इसके अलावा अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो लगभग 6.7 मिलियन वर्ग फुट में इसका निर्माण किया गया है। 6.7 मिलियन वर्ग फुट में इसका निर्माण किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है ये, है ना। और साथ में प्रत्येक कार्यालय, इसमें भी कई सारे कार्यालय हैं, कई सारे ऑफिसेज हैं, जिसमें जिसमें ये बोला जा रहा है कि 300 से लेकर 75,000 वर्ग फुट तक इसका विस्तार किया गया है। क्लियर? अच्छा, अगर बेसमेंट के बारे में बात करें तो देखो बेसमेंट में आप देखेंगे कि 2 मिलियन वर्ग फुट का सिर्फ पार्किंग क्षेत्र बनाया गया है। और यहाँ पर लगभग 4500 से अधिक जो हीरा से रिलेटेड जो ऑफिसेज हैं, हीरा बनाने से रिलेटेड जो ऑफिसेज हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। क्लियर?
अच्छा, साथ साथ में यहाँ पर जो पर्यावरण है उसका भी ध्यान रखा गया है, और पर्यावरण का ध्यान रखने की वजह से ही इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा इसे प्लेटिनम रैंकिंग भी दिया गया है। कौन सी रैंकिंग दिया गया है? तो प्लेटिनम रैंकिंग भी दिया गया है सूरत डायमंड कोर्स को। और यहाँ पर पंच तत्वों की अवधारणा के साथ में इसे बनाया गया है, यानी कि जो हम पांच तत्व कहा जाता है ना, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, तो इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया है सूरत डायमंड बोर्स का। तो आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। क्लियर? तो हमने बात कर ली सूरत का डायमंड बोर्स है उसके बारे में। ओके, देखिए आइए हम बात कर रहे हैं, एक इंडेक्स जारी करा गया है उसके बारे में। ये इंडेक्स क्या है? ये एक रिपोर्ट है, उसके बारे में रिपोर्ट क्या है देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और साथ में यूएनडीपी, इन दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है, एक डिलीवर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो महिला सशक्तिकरण सूचकांक है, महिलाओं की जितनी भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से सिर्फ 60% ही उन्हें मिल पाया है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनकी एजुकेशन, उनके हेल्थ सिस्टम, उनके निर्णय लेने की जो उनकी पावर है, घरेलू हिंसा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट दिया गया है। साथ में ही वैश्विक लिंग समानता सूचकांक के बारे में बात करें तो इसमें ये बोला गया है कि दोनों के बीच में अगर लैंगिक जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अभी भी सिर्फ 72% ही जेंडर इक्वालिटी हासिल कर पाई हैं महिलाएं, यानी 28% तक जो लिंग असमानता है वो अभी भी देखने को मिल रही है। और इसकी भी रैंकिंग जब दी गई तो उसमें भी हेल्थ को, एजुकेशन को, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दी गई है। ओके, तो हमने बात कर ली वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स के बारे में और ग्लोबल जेंडर पार्टरी इंडेक्स के बारे में। और ये भी बोला जा रहा है कि दुनिया की लगभग 1% महिलाएं ऐसी हैं जो ऐसी जगहों पर रह रही हैं जहां पर जेंडर इक्वालिटी है, और साथ में जो फीमेल एम्पावरमेंट हमें देखने को मिलता है। बाकी दुनिया की 90% महिलाएं ऐसी जगह पर रह रही हैं जहां पर एम्पावरमेंट भी कम है, फीमेल एम्पावरमेंट भी कम है, और जेंडर इक्वालिटी भी कम हमें देखने को मिलती है। ये सारी रिपोर्ट बताई गई है संयुक्त राष्ट्र महिला और यूएनडीपी के द्वारा वुमेन डिलीवर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है, और ये एक वैश्विक रिपोर्ट है। ये क्लियर? इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नए विचारों के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। साथ में ही आप टेलीग्राम के लिंक को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में उपलब्ध मिल जाएंगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।